कौन से लॉज हम लोग स्टडी करते हैं इस लेसन में, उसके बारे में बताए। पहला कौन सा लॉ? यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसका बोलना क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस, मास कंजर्व ड्यूरिंग न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस। मास कंजर्व होता है, इसका मीनिंग क्या है? मास कंजर्व होता है यानी यस, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मीनिंग ये भी है कि मास ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, वो कांस्टेंट है। और यही पॉइंट अपने को डाल्टन ने बताया था। तो डाल्टन की जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पहला अपना लॉ है। सेकंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इसका बोलना क्या है? या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इसका बोलना क्या है? यस, एक कंपाउंड में फिक्स रहता है, जैसे परसेंटेज जो है डेफिनाइट है, फिक्स है, प्रोपोर्शन उसका फिक्स है, डेफिनाइट है। वो अगर हम लोग एक कंपाउंड देखेंगे तो प्योर कंपाउंड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, वो कोई भी सोर्स से बना हो, बट वो प्योर अगर कंपाउंड है तो उसमें उसका परसेंटेज सेम रहेगा। अब वाटर ले ले, डिफरेंट सोर्स से बना हो, है ना, चाहे इंडिया का हो, अमेरिका का हो, या दुनिया के कोई भी जगह का वाटर हो, उसका प्रोपोर्शन फिक्स होगा। यस, वो H2 रहेगा, तो वो उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। आगे लॉ ऑफ मल्टीपल, ये क्या बोल रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये बोल रहा है अलग अलग प्रोपोर्शन में, अभी तो बोला कि डेफिनाइट होता है। हाँ यस, ये बोलता है कि दो एलिमेंट जब वो कंबाइन हो रहे एक दूसरे के साथ तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन हो सकते हैं। लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो जब वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, लाइक NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट रेशियो में वो कंबाइन हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, अच्छा मल्टीपल प्रोपोर्शन के पहले कुछ एग्जांपल बताओ, और कुछ एग्जांपल बताओ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बनाएगा, H2O2 बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, CO2, है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, NO2 बनाएगा, NO बनाएगा, अभी तो देखा अपन। सल्फर एंड ऑक्सीजन, SO2 बनाएगा, SO3 बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन भी बनाएगा। तो डिफरेंट रेशियो के साथ ही डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन किया कि एक एलिमेंट है A और दूसरा है B, ये फर्स्ट टाइम जब कंबाइन हुआ तो इसका X परसेंटेज था, इसका Y परसेंटेज था। फिर नेक्स्ट टाइम ये और इसको चेक किया तो एक जगह पे इसका जो है हाफ X% मिला और B का जो है वो 2 टाइम्स ऑफ Y% मिला। ये क्या इंडिकेट करता है? दो ही एलिमेंट है बट जो कंबाइन हो रहे हैं, तो ये केस में उसका परसेंटेज ये है, दूसरे केस में परसेंटेज ये है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, ये बता रहा है हमें कि ये A और B दो ही एलिमेंट है बट जो एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं ना, तो उनका प्रोपोर्शन डिफरेंट है। दैट मीन्स उन्होंने डिफरेंट कंपाउंड बनाए होंगे, है ना। कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए होंगे तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाया होगा। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जैक्टली मीनिंग रहता है। और आगे चले, नेक्स्ट लॉ कौन सा?
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये क्या बोलता है? ए, अब यहाँ पे 3 कंपाउंड के बारे में डिस्कस होती है। ए बी के साथ कंबाइन हो सकता है, बी सी के साथ भी हो सकता है। तो ए और सी जब कंबाइन होगा तो वो भी एक रेशियो के साथ हो सकता है और वो भी कंबाइन हो सकता है। बट इन सबका जो मीनिंग रहेगा इसमें, जैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा तो उनका रेशियो सिंपल रहता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उनका रेशियो सिंपल ही रहेगा, वो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा रेशियो नहीं रहेगा और ना ही कोई फ्रैक्शन वगैरह में रहेगा। रेशियो होल रहता है और वो बड़ा ही सिंपल मल्टीपल रहता है, मल्टीपल रहता है। ठीक है, तो ये अपना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो जाएगा। और कौन सा लॉ आते हैं हमें इसमें? यस, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गै-लुसाक लॉ। कंबाइनिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को कंबाइन करना है, गै-लुसाक लॉ। तो इन्होंने, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे मास कंजर्व हो रहा था, बट लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में वॉल्यूम कंजर्व नहीं होगा, वो एक रेशियो को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल, वो कंबाइनिंग वॉल्यूम में वॉल्यूम कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दैट गिव्स NH3, and this law is only applicable to gaseous molecule, gaseous state। तो यहाँ पे इसका 1:2, 3:2 का रेशियो है। तो यहाँ पर ये 4 लीटर नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 लीटर एंड दैट कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया एंड दैट इज ओनली 2 लीटर। तो ये एक रेशियो में हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि रिएक्टेंट कितना लेंगे तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमें कौन बताएगा? ये कंबाइनिंग वॉल्यूम से हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि कितना इसका इसके साथ कितने से जाएगा और ये कितना बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका हमने अगर 1 ml लिया, इसका कितना लेना पड़ेगा? 3 ml लेना पड़ेगा और इसका कितना बनेगा? 2 ml बनेगा। तो ये एक रेशियो को हम लोग फॉलो करवा सकते हैं। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। यस, दिस इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना, वही ना। तो डाल्टन जो है यहाँ पर, इसका एक हमें पॉइंट देखना है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आता है, बट इसको यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। चलो बताओ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कैसे है ना, आजकल एक्चुअली नीट में तो आते ही पहले से थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो करता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कुछ पॉइंट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। डाल्टन्स ने बोला क्या था, क्या पॉइंट दिया था उसने? एटम, सबसे पहले उसने एक पॉइंट बताया एटम के बारे में कि एटम नाम की कोई चीज़ होती है, ये हमें इसके पहले नहीं बताती। वो किसने बताया? एंड द क्रेडिट गोज टू दैट डाल्टन। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटम सबसे पहले इसने बताया कि एटम नाम की चीज़ होती है, बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये। ठीक है, बट आगे क्या बताया? यस, वो इनडिविजिबल है, यानी वो डिवाइड नहीं हो सकता, उसके इनसाइड में कुछ नहीं है। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग चल रहे होते ना, तो नेक्स्ट लेसन की हमें नीड रहती नहीं। इसके नेक्स्ट जो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी कोई नीड ही नहीं है। और ऐसा ही होता आया कि स्टार्टिंग में जब पता नहीं था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट टाइम जब ये ओनली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आपको पता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम के बारे में बताती है, बट एटम डिविजिबल है, इंडिविजिबल है बताती है, तो इसकी स्टडी नहीं करना चाहिए थी। बट ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पता है कितने दिनों तक पढ़ाएगी? कितने दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, यस 1 साल, 2 साल, है ना, 200 साल तक स्टडी की गई। 200 ईयर्स तक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई गई। ठीक है ना, तो डिस्कवरी होती रहती है। आज हो सकता है हमने जो पढ़ा है वो कल और कोई बताएगा कि यार ये तो देखो इतने सालों तक पढ़ते थे ये, है ना, ये थ्योरी तो ऐसे थी। तो ऐसा होगा, साइंस से चेंज होता रहता है। कुछ चीज़ें बेसिक रहेंगी, हाँ 2 + 2 4 ही रहेंगे, वो फाइन नहीं होते। कुछ चीज़ें फिक्स रहती है,
बट कुछ चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। कोई 3+1 4 बता देगा, कोई 2+2 4 बता देगा, कोई 1+3 4 बता देगा, तो ऐसा होगा। बट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो है, जब मैं चेक करता हूँ तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और 200 साल तक ये नियर अबाउट पढ़ाई गई, एंड उसके बाद में धमाका हुआ। और धमाका क्या हुआ अपने नेक्स्ट लेसन में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सब हमारे सारे कंसेप्ट बदल जाते हैं एटम को देखने के। एक व्हाटएवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे आगे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है? सबसे पहले तो एटम के बारे में बताती है कि एटम नाम का चीज होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड, एटम इंडिविजिबल है, ठीक है, ओके। और एक और पॉइंट बताता है कि सेम एटम सेम प्रॉपर्टी। अगर एटम सेम होगा तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, डिफरेंट एटम होगा तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। क्या है इसमें? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, बट ये राइट नहीं है। सेम एटम भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं और डिफरेंट एटम भी। फॉर एग्जांपल सेम एटम सेम प्रॉपर्टी, सेम एटम, कोई एग्जांपल C12 C13 दोनों सेम एटम है, बट इसके पास 12 है एटॉमिक मास, इसका 13 है, तो इनका एटॉमिक मास तो सेम नहीं हुआ, इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हुई। दैट मीन्स इसने जो बोला था वो राइट नहीं है, एक लिमिटेशन आ गया। सेम एटम बट सेम प्रॉपर्टी नहीं होती ऑलवेज। हाँ, डिफरेंट एटम ऑलवेज डिफरेंट प्रॉपर्टी भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का भी 40 है और एरागॉन का भी 40 है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? यार आइसोबार है ना, तो उनका एटॉमिक मास सेम है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स उसका एक लिमिटेशन है, आइसोबार इसका एक लिमिटेशन है। एक आइसोटोन भी होता है। व्हाट इज आइसोटोन? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, दैट्स नथिंग बट यस। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ये पॉइंट्स है। हाँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने जो दिया एटम के बारे में, वो बोला कि एटम, सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एटम के बारे में, एटम ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। एटम नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू वन एटम से अनदर एटम। फॉर्म नहीं, एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है। मीन्स अगर हम लोग रिएक्शन में देख रहे हैं, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन है पर्टिकुलर, तो वो होता ये है कि इधर जितने एटम्स है इधर भी उतने एटम्स हैं, वो किसी और के साथ कंबाइन हो जाते हैं और दूसरा कंपाउंड बना देते हैं। दैट मीन्स टोटल एटम इंक्रीज होते हैं नहीं। सेल
या तो एवोगैड्रोस लॉ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हमने सबको ले लिया और आइडेंटिकल कंडीशन है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल ले रहा हूँ या फिर इसका भी 1 मोल ले रहा हूँ, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22 सारी ही गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों ऑक्यूपाई करेंगे सेम वॉल्यूम? क्योंकि उसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यानी अगर किसी के पास, अगर किसी का जैसे इसका 22.4 लीटर है, तो इसके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके पास भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके पास भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ये बताता है एवोगैड्रोस लॉ कि इफ टू कंपाउंड, उनका अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम अगर सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये पॉइंट एक्चुअली अपने को एवोगैड्रो बताता है कि इसका वॉल्यूम, सपोज इसका 10 ml ऑक्यूपाई हो रहा है ना हाइड्रोजन, ये भी 10 ml ऑक्यूपाई कर रहा है आइडेंटिकल कंडीशन में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के मॉलिक्यूल्स सेम। ठीक है, एक ऐसे ही बर्जिलस हाइपोथेसिस भी है, बट वो मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, वो एटम्स के लिए है। और बर्जिलस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, एटम के फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है ना, बट बर्जिलस हाइपोथेसिस भी यही बात बताता है, बट वो किसके लिए बताता है? एटम के लिए बताता है। तो एवोगैड्रोस लॉ एक्चुअली ये बताता है कि अगर आइडेंटिकल वॉल्यूम रहता दोनों के पास, दैट मीन्स उन दोनों के मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये 7 अपने पास ऐसे लॉ है जिसका हमें नीड रहेगा आगे। या तो इसको अपने पास आप मेंशन कर दें, कौन से लॉज आगे हैं। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया है सबसे पहले, देन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी डाल्टन्स थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है? डेफिनाइट प्रोपोर्शन या उसमें उसका प्रोपोर्शन कैसा रहता है? सेम रहता है। कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का, एक कंपाउंड में एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। मल्टीपल क्या बोल रहा है? अभी तो सेम बोला, फिर अलग अलग कैसे रहेगा? नहीं वो नहीं बोल रहा है ये। यस, तो ऐसा बताना पड़ेगा आपको कि दो कंपाउंड मल्टीपल टाइम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं रहता उसका एक कंपाउंड का। अभी आपने बोला डेफिनेट रहता है, अभी आप बोलोगे मल्टीपल, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड में उसका रेशियो फिक्स रहता है, बट अगर डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में बनाएगा, 1:2, 2:3, 2:5 ऐसे रेशियो। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ भी बना सकता है। कंबाइनिंग वॉल्यूम, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मास है बट कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं है। टोटल मास, इस यूनिवर्स का टोटल मास कंजर्व होता है बट वॉल्यूम कंजर्व नहीं हो रहा है। या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हमने देख लिया। ओके, एंड एवोगैड्रोस लॉ और हाइपोथेसिस हमने देखा कि अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो क्यों, रीजन क्या है उसका? यस, बट एट, ये कंडीशन कब है? यस, आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, तो ये अपने पास 7 लॉज है। हम लोग चलते रिटर्न, हमें कुछ और चीज़ डिस्कस करनी है, GAM, GMM और GEM। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये तीनों पे देखना है। और फिर इसको डिटरमाइन करने के मेथड्स, कैसे डिटरमाइन करते हैं इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास एंड एटॉमिक मास। तो हमारे पास कुछ ये है क्या, फॉर्मूलाज है क्या एटॉमिक मास का रिलेशन कैलकुलेट करने से रिलेटेड? सबसे पहले हम लोग देखेंगे GAM। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और डिटेल में मैं बताऊंगा
अभी उसमें आपको सब ऑलरेडी ये लॉस पता है, तो इतना डिटेल में जाने की अभी नीड नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे इस पर बढ़िया। GAM, GAM क्या चीज़ है? ग्राम एटॉमिक मास, ये मुझे ही पता है, और कुछ नया होता है जो कुछ नया हो सकता है। GAM क्या होता है? वन क्या? ये एक्चुअली होता है 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 GM का और कुछ नहीं मीनिंग, क्या मीनिंग है उसका? कि अगर 1 मोल ऑफ एटम ले लिया जाए तो वो बराबर हो जाए 1 GM। इसी का एक और मीनिंग होता है कि ये होता है एक्चुअली 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम एटम। इसी का एक और मीनिंग होता है कि ये एक्चुअली होता है कितने एटम्स? 6 × 10⁻23 एटम्स। सब चीजें एटम से रिलेटेड क्यों आ रही है? क्योंकि GAM है ना, ग्राम एटम। ऐसे ही जब GMM होगा, ग्राम मोलर, तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड आ जाएगा। तो वहां पर फिर 1 मोल ऑफ एट मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। देखिए दो चीजें क्लियर करनी है। एक तो ये 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम एंड 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, या फिर एटम ऑफ सोडियम। ओहो, बस ऑफ का डिफरेंस है ना? यहाँ पे तो ऑफ का डिफरेंस है, 2 ऑफ का डिफरेंस सर। हाँ चलो ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, या फिर दोनों का मीनिंग सेम ही है। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम नथिंग बट 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के लिए हमें कितना ग्राम सोडियम चाहिए? 23 ग्राम। वी नीड 23 ग्राम। एंड 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ सोडियम, सोडियम लो, उसके एटम का, सोडियम एटम का ओनली कितना चाहिए? तो देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, बट किसी के लिए ये दोनों सेम ही है। एक ऐसा आइटम है जिसके लिए दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सेम ही रहेगा, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटम उसके लिए सेम है, बाकी किसी के लिए सेम नहीं है, है ना? लिथियम पे लेंगे, एल्यूमिनियम पे लेंगे, एल्यूमिनियम पे क्या होगा? ये तो 27 हो जाएगा, इसमें कुछ बढ़ा दो। ये तो मास दिया है कि 1 ग्राम ही लेना है, ठीक है ना? यस, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये GAM 1 मोल ऑफ एटम, 1 ग्राम एटम, एंड दैट इज इक्वल्स टू इतना, इतने एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो सोडियम से स्टार्ट कर दो ना। सोडियम का 1 GM लेना है तो कितना ग्राम लेना चाहिए? यस, 23 ग्राम ऑफ सोडियम ले लिया जाए तो वो तब जाकर बन जाएगा 1 GAM, तब जाके बन जाएगा 1 ग्राम एटम ऑफ, 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, एंड दैट इज इक्वल्स टू Na एटम्स। इसको 6 × 10⁻23 ना लिखते हुए हम लोग ओनली Na लिखेंगे। Na इतने एटम्स उसमें प्रेजेंट है एवोगाड्रोस नंबर से, ठीक है? तो एवोगाड्रोस नंबर से एटम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। जैसे 1 डजन है, 1 डजन देखते बराबर हमारे माइंड में क्या आइडिया आता है? 1 डजन चॉकलेट आज गिफ्ट मिल जाएंगे सबको, ठीक है? वेलकम। तो 1 डजन चॉकलेट्स हमारे माइंड में आ जाता है, कितना है? आ जाता है 12। तो वैसे ही 1 मोल एटम, तो इससे मीनिंग आना चाहिए कि इतने एटम्स उसमें पर्टिकुलर इसके प्रेजेंट हो गए। कितने? 6 × 10⁻23। तो ये तो हो गया GM। क्या बोला? नहीं, मैंने बंद किया। या तो 1 GAM ये होगा। इसके जैसे ही हमारे पास GMM भी होता है।
वो क्या होता है, GMM। यस, अब उसके बारे में बताए थोड़ा सा आइडिया। GMM क्या होता है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम ऑफ के 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम ऑफ का मीनिंग होता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लो, कोई मॉलिक्यूल का 1 ग्राम ले लो, बट यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग होता है कि उसका 1 मोल ले लो। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, अच्छा 1 मोल तो लिख लिया था, यस दैट इज इक्वल्स टू Na, बट ये भी तो Na ही था ना, ये भी Na है, यस बट ये Na ऑफ मॉलिक्यूल है, यही तो डिफरेंस है। इसको मैं आपको क्लियर करवाता हूं। अगर हाइड्रोजन का 1 GMM है तो कितना ग्राम होगा? हाइड्रोजन का GMM बोला है तो 2 ग्राम और GM बोला है तो 1 ग्राम। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर 1 ग्राम है और 1 GAM है तो उसमें भी इतने ही एटम्स, इतने रहेंगे नंबर, बट वो रहेंगे एटम्स। और अगर वो H2 है H2 तो उसमें उसकी मॉलिक्यूल रहेंगे, बट रहेंगे कितने? Na रहेंगे। यानी अगर अपने पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेंगे तब जाकर बन जाएगा Na एटम्स। एंड अगर हम लोग H2 अगर लेते हैं तो उसका कितना लेना चाहिए? 2 ग्राम लेना चाहिए, तब जाके वो बन जाएगा Na ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। यस, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना है? मोलर मास, यस 28। तो 28 ग्राम अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूं, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें मुझे ये चेक करना है कि ऑक्सीजन के कितने GAM है और ऑक्सीजन के कितने GMM है, दोनों चीजें। ठीक है, तो पहले ये देख लो कि ये O2 जो है ना, O2 ये 2 ऑक्सीजन मिलकर बन रहा है, यानी इसकी एटॉमिसिटी 2 है। तो पहले हम लोग एटम निकाल लेंगे, और अगर मेरे पास 10 ऑक्सीजन के एटम्स है तो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे? ये 2 मिलाकर 1, ये 2 मिलाकर 1, ये 2 मिलाकर 1, ये 2 मिलाकर 1 और ये 2 मिलाकर 1। इसको सर आप बहुत सिंपल से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? डिवाइड बाय 2, क्यों 2 से ही डिवाइड करता था, यानी जितने आइटम्स रहे उसको उसके एटॉमिसिटीज डिवाइड कर दे तो बन जाएगा मॉलिक्यूल। यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया? अगर अपने को निकालना है मॉलिक्यूल्स, या फिर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स चेक करना है कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स बाय एटोमिसिटी। अब यही सिटी को हम लोग और अंडरस्टैंड करते हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास जो टर्म है वो क्या है? GMM। एटम्स के लिए जो टर्म है वो GM, एंड एटोमिसिटी एटोमिसिटी 6। तो अगर हमें GM के बारे में पूछा है तो हम लोग GM कैलकुलेट कर लेंगे और डिवाइड बाय उसका एटोमिसिटी कर देंगे तो GMM मिल जाएंगे। अब मुझे बोला है कि 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं और कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो पहले कैलकुलेट करते उसके एटम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसके निकाल लो मोल। ये कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको पता है कि एक कार्बन रहता है और एक ऑक्सीजन रहता है, 1 ऑक्सीजन, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले आप 28 ग्राम में चेक कर लो कितने मोल हो जाएंगे। 28 ग्राम, 28 बाई 28 नथिंग बट 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है? एक ही है और एक ही है। तो इसमें कितना मोल, 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन एटम रहेगा और 1 मोल ऑफ कार्बन रहेगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? 1 ग्राम एटम, 1 GAM। तो इसमें 1 GAM ऑक्सीजन के एटम है। अब मुझे निकालना GMM कितना है, GMM, एंड देयरफॉर GMM का फॉर्मूला ये है, लगाओ यहाँ पर। कितने GM था? 1। और एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की? अभी पूछा ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, दैट डिवाइड बाय, तो GM कितना आ जाएगा? हाफ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, बोला है इसमें ऑक्सीजन के GAM एंड GMM कैलकुलेट करें। तो पहले GM निकालो या फिर GMM निकालो, जो भी निकाल सकते हो, और वाइस वर्सा। तो बताओ कितने हैं GM और कितने हैं GMM? यस, GM कितने हैं? हाफ है। कैसे? इसका मोलर मास गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये गिवन मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा? हाफ। ये आ जाएगा मोल। हाफ मोल उसमें जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में O2 है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें GMM बोला है, तो यहाँ पर एक्चुअली हमें ये देखना है कि अभी अपने पास जो आ गया ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हाफ मोल CO2 है। अब इसमें कितने O2 है और कितने GMM कितने हैं? GMM ऑफ ऑक्सीजन एंड GM ऑफ ऑक्सीजन, दो चीज़ हमें देखना है। ठीक है। तो एक CO2 में क्या क्या रहता है जरा देखो। एक CO2 में एक कार्बन रहता है और 2 ऑक्सीजन रहते हैं, बट कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रहते? एक ही कार्बन रहेगा और एक ही ऑक्सीजन रहेगा, O2। ठीक है। तो अगर ये इसमें रहता है, तो अगर ये हाफ दिया है तो फिर हाफ में ये भी कितना रहेगा? ये हाफ रहेगा और ये भी हाफ रहेगा। ठीक है। यानी यहाँ पे हाफ मोल आ गया, तो ये हाफ मोल ऑफ O2 आ गया। अब मुझे निकालना है कि GAM ऑक्सीजन के कितने GM है, तो उसके ये निकाल लो। अब ये वाला टर्म GM क्या कर दे, एटॉमिसिटी से GMM को मल्टीप्लाई कर दे, तो कितने GM रहेंगे? 1 GM। तो 1 GM यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और हाफ मोल ऑफ CO2 यानी हाफ GMM ऑफ CO2 है। तो हमें ऐसे कन्वर्शंस पे क्वेश्चन वो करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। तो ये अपने पास एक मेंशन करें आप कि GMM और GAM का क्या रिलेशन बन रहा है एक दूसरे के साथ। यानी जैसे ग्लूकोज में पूछ लेगा वो, ग्लूकोज में पूछ सकता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसमें ऑक्सीजन का कितना ग्राम एटम है? ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बोला है तो सर O2 का लेना कि O का लेना, क्वेश्चन करते बच्चे मेरे से। यस, ये क्या बोला है? एटम बोला है ना, तो क्या लेंगे? O लेंगे, O2 नहीं लेंगे। जब वो GM बोलता, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके हम लोग O2 लेते हैं। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा आप जरा मुझे बताएं। ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज के 18 ग्राम में कितने ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन रहते हैं? तो जब कुछ नहीं बनता तो सबसे पहले क्या बनाओ? मोल बनाओ। मोल कितने बन जाएगा? 0.1, 1/10 बन जाएगा, राइट। अब सबसे पहले देखो कि ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन है? 6। तो एक मॉलिक्यूल में 6 एटम रहते हैं ऑक्सीजन के। तो हमारे पास जितने भी मोल आएंगे उसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक अगर है, एक कंपाउंड है ग्लूकोज का, तो उसमें ये 6 रहते हैं। ऐसे 1 डजन रहेंगे तो
1 डजन अगर मैं लूंगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6 डजन कार्बन, 12 डजन हाइड्रोजन आइटम एंड 6 डजन ऑक्सीजन आइटम। जब मैं डजन ले रहा हूं अभी, ये अगर मैं 1 डजन ले रहा हूं, मैं अगर 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में क्या क्या आता है, मुझे 6 आइटम हाइड्रोजन आता है, एटम के 6 कार्बन के 6 आइटम आते हैं, हाइड्रोजन के भी, हाइड्रोजन के 12 आते हैं और ऑक्सीजन के 6 आते हैं। ये कब आता है, जब वो एक में होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। अब मैं इसको 1 डजन लगा देता हूँ, मैंने 1 डजन ले लिया। अब मुझे आंसर डजन में बताओ, कार्बन कितने डजन, 6 डजन, हाइड्रोजन कितने डजन, 12 डजन, ऑक्सीजन कितने डजन, 6 डजन। ठीक है, अब इसको मैं मोल में लगा लेता हूँ, बस खत्म। आपको भी क्या चेंज करना है, डजन की जगह पे मोल लगाना है। तो 1 डजन अगर 1 मोल अगर मेरे पास ग्लूकोज है, तो कार्बन 6 मोल कार्बन एटम और 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को हम लोग दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, 6 ग्राम एटम, 6 GAM है ना। तो अगर मेरे पास अभी 18 ग्राम में ग्लूकोज है, अब उससे रिलेटेड करके बता दो। या तो मेरे पास अगर है तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके मोल। तो 18 बाय 180, तो ये 1/10 इसके हो जाएंगे मोल। अब क्या किया था अपन ने, जब एक ग्लूकोज था तो उसको 6 उसमें कार्बन आइटम थे, 12 उसमें हाइड्रोजन आइटम थे और 6 उसमें ऑक्सीजन आइटम थे। अब यहाँ पर ये इतना हो गया है, तो सबसे पहले कार्बन बता दो कितने हैं, 1/10 इंटू 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के क्या है, एटम नहीं, अच्छा मोल लिखा ना अपन, ठीक है, मोल ऑफ कार्बन एटम। किसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, और कितने क्या हो गए अपने पास, 6/10 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, और क्या बोलेंगे इसको हम लोग GM ऑफ कार्बन बोलेंगे। तो कार्बन के कितने GM रह रहे हैं, इतने, कार्बन के उतने रह रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने रहेंगे उसके डबल, और ऑक्सीजन के कितना रहेगा, यस। तो ऑक्सीजन का अगर देखें तो ऑक्सीजन का भी अपना सेम यही बनेगा कि ऑक्सीजन का अपने पास 6/10 यानी 0.6 जो आपने बताया था ग्राम एटम रहेगा। ग्राम एटम कोई और दूसरा टर्म क्या है रे, 6/10 GAM। ठीक है, तो एक बार आप GM निकालोगे तो फिर GMM भी निकाल सकते हो और बाकी चीजें निकाल सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले मोल निकाल लें और उस मॉलिक्यूल में फोकस करें कि उसमें कितने प्रेजेंट हैं उसके एटम्स। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट में, एल्यूमिनियम सल्फेट का अगर एक मॉलिक्यूल लूंगा तो क्या क्या मिलेगा मुझे, एल्यूमिनियम के 2 एटम, सल्फेट मॉलिक्यूल होंगे, सल्फेट 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, बट सल्फर 3 होंगे और ऑक्सीजन 12 होंगे। तो अब इस पर रिस्पेक्ट में मैं चेक करूँगा कि मैं कितना लेता हूँ, है ना। तो ऐसे हम लोग उसको करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने 10 ग्राम ले लिया हो, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताओ तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले मोल निकाल लो, एक मॉलिक्यूल में पहले चेक कर लो, एक मॉलिक्यूल में कितने आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम आ रहा है, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन आ रहा है और 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, यानी एक ओजोन बन रहा है। ओजोन है नहीं वो, बट क्वेश्चन ऐसा रिलेट करेंगे कि O3 कितने हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के 3 आइटम है, ठीक। अब उसमें फिर 10 ग्राम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, अब सबसे पहले मोल निकाले एंड देन फिर 0.1 आ जाएगा। तो कैल्शियम के कितने मोल रहेंगे उसमें, 0.1, कार्बन के भी 0.1 और ऑक्सीजन एटम 0.3 ऑक्सीजन एटम रहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग GAM बोलेंगे। यस, तो ये रहेगा पॉइंट। ओके,
तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो हो गया GAM, दूसरा हो गया GMM, बट थर्ड टर्म हमारे पास कौन सी है? यस, थर्ड टर्म हमारे पास है GEM भी बोल सकते हैं एक, और एक और टर्म आएंगी GMV। वो GMV ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है? इक्विवेलेंट मास। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जैसे कोई किसी का चेक करना है तो सबसे पहले उसका इक्विवेलेंट वेट चेक करो, ग्राम इक्विवेलेंट। दिस इज नथिंग बट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट कंपाउंड मॉलिक्यूल और एटम। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 9 है ना, 27/3, नथिंग बट 9। या तो जब आप 9 ग्राम लोगे ना, एल्यूमिनियम का 9 ग्राम लोगे, तो जब 9 ग्राम लोगे एल्यूमिनियम, तो वो क्या बन जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा, और उसी को बोलेंगे हम लोग 1 GEM। तो ग्राम इक्विवेलेंट में ज्यादा कुछ नहीं बताना है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टर्म, ग्राम मोलार वॉल्यूम, GMV, ग्राम मोलार वॉल्यूम। ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर पे एक फिक्स नंबर होता है, वैल्यू होती है उसकी। वो कितनी होती है? बट ये ऑलवेज 22.4 नहीं होता। कब है? 22.4 लीटर। यस, और रूम टेम्परेचर पे 22.7 हो जाता है। ये 22.7 हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो वो कभी कभी मोलार वॉल्यूम करके लिखा रहता है अपने को, कोई क्वेश्चन में मोलार वॉल्यूम दिया रहता है 25 लीटर कंसीडर करो। इसका मीनिंग क्या है? अभी इसका मीनिंग क्या है? 20.4 लीटर। STP क्या है? ये 20.4 लीटर वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? जो भी, मतलब किसका? आपका नहीं, फिर किसका? गैस का। तो गैस का कितना वॉल्यूम, कितने इसका वॉल्यूम है ये? हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट, कि 1 मोल अगर लेंगे हम लोग गैस, तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है ना, इस कंडीशन पे। बट कभी अगर दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि मोलार वॉल्यूम ऐसा कंसिडर कर लो, मोलार वॉल्यूम 25 लीटर कंसिडर कर लो आप, यानी इसका मीनिंग क्या है अब? कि भाई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उसका 1 मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 25 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। नहीं सर, हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा ये फिक्स है। आपको क्वेश्चन है सर ये तो 20.4 होता है ना, यहाँ पे 25 दिया है, शायद गड़बड़ करने के लिए दिया है। अरे नहीं, उसने क्वेश्चन को इजी करने के लिए 20.4 से कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता था, आपको कैलकुलेशन इजी कर दिया है। बोला है कि 100 लीटर मेरे पास एक गैस है और मोलार वॉल्यूम देकर रखा है ये, तो पूछा है कि कितने मोल है? नहीं, लेकिन हम लोग 20.4 लीटर लेना चाह रहे हो। ये उसने दे के रखा है 25, वो क्वेश्चन को इजी बनाना चाहता है ना, हम क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, तो बनाओ डिफिकल्ट फिर, ठीक है। और पहले वो ऑप्शन रहेगा जो आपने कैलकुलेट किया होगा इससे। यस, तो ये दिस इज मोलार वॉल्यूम, ये चेंज होता रहता है, बट ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स है। ये क्या चीज है बोला आपने? मोलार वॉल्यूम। हाँ, ग्राम मोलार वॉल्यूम था, बट मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है? क्या है ये? इट्स अ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, है ना। अब ये एसटीपी पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये नहीं, ये वैल्यू एसटीपी की है। मोलार वॉल्यूम चेंज होती रहती है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ये वैल्यू इतनी है, ठीक है। यस, सो दिस इज मोलार वॉल्यूम। ओके, हमें एक क्वेश्चन आता है, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, सब चीजें कैलकुलेट करने पे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मोल कैलकुलेट करते आता कि आपको कैसे कैलकुलेट करते बताएं? गिवन मास बाय मोलार मास, ये सबसे बेस्ट है सर। मोल निकाल लिया, मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? अप्लाई करके देख लेंगे ना पहले,
18 ग्राम H2O है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। सबसे पहले मोल कितने हैं, तो ये मोल निकाल लिया, गिवन मास बाय 18/18 कर दिया, अपना आंसर आ गया 1। ठीक है, अब उसके बाद में निकालना है मॉलिक्यूल्स। क्या कर रहे हैं, जितने मोल आएंगे उसको कितने से मल्टीप्लाई, Na से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूले बनते जा रहे हैं मेरे, दिस आर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोल्स। ठीक है, अब उसके बाद में एटम्स निकालना है कि कितने एटम्स होंगे। भैया वाटर में कितने एटम्स है, 3 है ना, तो 3 उसकी क्या है, एटोमिसिटी है। तो अगर मुझे एटम्स निकालना है तो क्या करना चाहिए, पहले तो मोल निकाल लिया जाए, फिर मोल्स निकाल लिया जाए, फिर उसके मॉलिक्यूल्स निकाल लिया जाए, Na से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल से एटम कैसे बनेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। यस, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। हाँ, पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लो, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो एटोमिसिटी। अच्छा, इसमें कितने प्रोटॉन रहते हैं, कितने प्रोटॉन बचते हैं पानी के अंदर, एक बूंद, एक बूंद नहीं ना, बूंदों की बारिश नहीं, एक बूंद, इट्स ओनली, इट्स नॉट 1 ड्रॉप ऑल्सो, एक मोल नहीं ना बेटा, 1 मोल तो बहुत हो गया, इट्स 1 मॉलिक्यूल। आपको मोल और मॉलिक्यूल का डिफरेंस समझ में आता है क्या, मोल और मॉलिक्यूल में नहीं सर, बहुत कंफ्यूजन है मोल और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है सर, मोल जो है ये मॉलिक्यूल का शॉर्ट फॉर्म है, नहीं ना, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करोगे ना, तब जाके मोल बनेगा। क्लियर है, एक मॉलिक्यूल है, ऐसे एक डजन, एक 12 लूंगा मैं, तब जाके बन जाएगा 1 डजन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जब मैं कितने लूंगा, 6 × 10⁻23 लूंगा, तब जाके बन जाएंगे वो मोल, तब मोल बन जाएगा। अच्छा, ये पानी में कितने प्रोटॉन है, पानी के एक मॉलिक्यूल में H2O में कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन उसमें बसते हैं, चलो कैलकुलेट करेंगे। एक मॉलिक्यूल में, पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन है, हाँ, एक हाइड्रोजन में, एक दूसरे हाइड्रोजन में 2, और ऑक्सीजन में 16 है ना, हाँ 8, तो ये 8 और ये 2 कितने, पानी में कितने रहते हैं, साइड में लिखते हैं। H2O में जो प्रोटॉन है इट्स कितने, 10 है। H2O में जो इलेक्ट्रॉन है, H2O में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बताओ, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इतने ही है 10। एंड न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन के 8, और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एक ओनली एलिमेंट ऐसा है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो कितने, 8। तो मेरे पास हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल है, तो ये सब कुछ होगा। मेरे पास पानी का 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल मुझे पानी के मिल गए, तो यस, तो कितने मेरे पास प्रोटॉन होंगे, क्या करना चाहिए मैंने, 1 मॉलिक्यूल में जितने हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करो। मेरे पास 1 डजन मॉलिक्यूल है पानी का, 1 डजन, तो क्या करना चाहिए मैंने, मल्टीप्लाइड बाय, नहीं डजन में निकालना है, तो वो 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 10 डजन प्रोटॉन, 10 डजन इलेक्ट्रॉन, और 8 डजन। अब डायरेक्ट आते हम लोग, 1 मोल मेरे पास पानी है, 1 मोल मेरे पास पानी है, तो कितना है मेरे पास प्रोटॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जीरो नहीं था बेटा, 8 था, आपकी बात तो सही है, 0 दिख रहा है सर। ओके, तो मुझे निकालना है प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स निकालने के लिए पहले पता चला कि आप पहले मॉलिक्यूल निकालो, और उसमें 1 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। आपने क्या किया,
पहले आपने मॉलिक्यूल निकाल लिए, मॉलिक्यूल इतने थे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं? मोल्स इनटू Na, इससे निकल जाते हैं। या फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख लेता हूँ, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको क्या करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो। उसमें कितने हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या करें, पहले निकालें मॉलिक्यूल्स और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल। यस, ये फॉर्मूलाज आपके पास मेंशन करें। एंड न्यूट्रॉन के लिए भी सेम ऐसी ही टर्म रहेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। या चलिए बना दिया। अब कैलकुलेट कर ले फिर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म्स है, आप लोग लर्न करें। GAM, GMM, GEM एंड GMV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के लिए। एक होता है मोलर वॉल्यूम और दूसरा होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी होता है। मोलर वॉल्यूम क्या बोला आपने? दिस इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, कि पर्टिकुलर कोई गैस है, उसका अगर एक मोल है, वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो गैस का वो हो जाएगा मोलर वॉल्यूम। फिर एक होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अभी क्या होगा? वो रिलेशन है जो मोल का और इक्विवेलेंट का है, डिवाइड बाय। यस, तो GMV को डिवाइड बाय n फैक्टर करेंगे तो बन जाएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम GEV, जेव, है ना। तो यहाँ पे एक टर्म और लिख सकते हैं आप, ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम नथिंग बट क्या है फॉर्मूला? GMV मोलर वॉल्यूम बाय n फैक्टर। वही रिलेशन है जो मोल का और ग्राम इक्विवेलेंट का है, मोलर मास का और इक्विवेलेंट मास का है, कोई रिलेशन यहाँ पे बनेगा। तो ये एक्चुअली ये टर्म हमें अभी नीड नहीं पड़ती इसकी, इस लेसन में। ये आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये वाला पॉइंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमसे वो पूछता है जब फैराडे लॉ में कि कितना वॉल्यूम डिपॉजिट होगा, तो वो उसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम वो डिपॉजिट कर रहा है, लिबरेट करता है एक्चुअली। ओके, तो ये सारी टर्म्स थी। अब हम लोग जो है ऐसे टर्म्स हम लोग कल भी बनाएंगे, बट अभी इतने टर्म्स अपने पास सफिशिएंट रहेंगे आज के लिए। ठीक है, या बट